5 दिन पहले भी चीन में हूबहू ऐसा ही तामझाम था जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इच्छाओं की सूची लिए उतरे थे। आज भी वही लाल कालीन है, 21 तोपों की सलामी है, वही फूल और झंडे लहराते बच्चे हैं जिन्हें देखकर ट्रंप निहाल हुए थे। बावजूद इसके बहुत कुछ है जो अलग है। डील मेकर ट्रंप बिना किसी समझौते के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नामी गिरामी अरबपतियों की टीम लिए खाली हाथ लौटे थे। लेकिन पश्चिमी देशों के दुश्मन नंबर 1 व्लादिमीर पुतिन कई समझौतों का पुलिंदा लेकर निकले हैं। रवानगी से पहले अमेरिका को खूब खरी खोटी भी सुनाई गई है। पुतिन ने जिनपिंग के लिए जुदाई के गम से भरी शायरी भी सुनाई। जिनपिंग ने भी अपने बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती के कसीदे पढ़े। तो सवाल है कि इन तस्वीरों को किस नज़रिए से देखा जाए। क्या दुनिया को नया मठाधीश मिल गया है? इस दौरे से क्या मैसेज गया है? नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 2013 में शी जिनपिंग को राष्ट्रपति का पद मिला था। तब से लेकर अब तक पुतिन और जिनपिंग के बीच 40 से ज्यादा बार मुलाकात हो चुकी है। दोनों के बीच 100 से ज्यादा बार वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हो चुकी है। ये पुतिन का 25वां चीन दौरा है। जिनपिंग के कार्यकाल में 14वां, यानी कोरोना काल को अगर छोड़ दें तो हर साल कम से कम एक बार तो पुतिन चीन का टूर कर ही लेते हैं। लेकिन इस बार का टूर स्पेशल है क्योंकि इस पर ट्रंप की परछाइयां हैं, बैकग्राउंड में ईरान जंग भी है। इसलिए कूटनीति के जानकार तस्वीरों को बारीकी से पढ़ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर 19 मई को खींची जब पुतिन का विमान बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंचा। उनकी अगवानी के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी को भेजा गया था। 13 मई को जब ट्रंप बीजिंग आए थे तो उन्हें रिसीव करने उपराष्ट्रपति हान जेंग आए थे। जेंग पद में तो बड़े हैं लेकिन उनके पास नीति बनाने की कोई ताकत नहीं है। दूसरी तरफ वांग यी विदेश मंत्री तो हैं ही, साथ साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी हैं। यानी सरकार और पार्टी दोनों में रसूख है, नीति नियंताओं में शुमार है। यानी चीन ने एयरपोर्ट पर ही ये बता दिया था कि अहमियत के हिसाब से और आइडियोलॉजी, विचारधारा के हिसाब से पलड़ा पुतिन का भारी है। हालांकि एयरपोर्ट पर हुए इस स्वागत से इतर पुतिन और ट्रंप का दौरा तस्वीरों में एक सा ही दिखा। फर्क सिर्फ तब नजर आया जब दोनों नेता बातचीत के लिए बैठे। पुतिन ने बातचीत की शुरुआत में ही रूसी भाषा में एक पुरानी चीनी कहावत सुनाई। बोले, एक दिन के लिए आपसे दूर रहना ऐसा लगता है जैसे 3 पतझड़ गुजर गए हों, यानी 3 साल गुजर गए हों। ये कहावत करीब 3000 साल पुरानी चीनी कविताओं की किताब बुक ऑफ सॉन्ग्स से ली गई है। जवाब में शी जिनपिंग ने भी दोनों देशों के रिश्तों को अटल कहा, अराजकता के बीच शांति कहा, काम एमिड क्योस बताया। पुतिन ने भी कहा कि चीन रूस के रिश्ते अभूतपूर्व ऊंचाई पर हैं और दुनिया में स्थिरता लाने का काम कर रहे हैं। पुतिन ने जाते जाते जिनपिंग को अगले साल रूस आने का न्योता भी दिया। लेकिन इन तारीफों से ज्यादा चर्चे आलोचनाओं के हैं। दोनों नेताओं ने बार बार अमेरिका पर निशाना साधा। जिनपिंग बोले, अंतर्राष्ट्रीय हालात उथल पुथल से भरे हैं और एक तरफा दादागिरी वाली लहरें जोर मार रही हैं। 第四，开展更高质量国际协作。 हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बेहतर करना चाहिए और ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार लाना चाहिए। आज दुनिया में शांति नहीं है, कुछ देश अपनी मनमानी कर रहे हैं और दूसरों पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे हालात दुनिया को जंगल के कानून की तरफ लेकर जा सकते हैं, जहां सिर्फ ताकत का जोर चलता है। 世界面临倒退回丛林法则的危险。 भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। जिनपिंग का इशारा साफ तौर पर अमेरिका की विदेश नीति और ईरान जंग की तरफ था। मुलाकातों के बाद एक संयुक्त बयान, एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया जो सीधे तौर पर अमेरिका पर निशाना था। इस बयान में दोनों देशों ने अमेरिका के गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की कड़ी निंदा की है। गोल्डन डोम इजराइल के मशहूर आयरन डोम की तर्ज पर बनाया जा रहा है। ये एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका मकसद दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन आयरन डोम और इसमें एक बड़ा फर्क है। गोल्डन डोम को अंतरिक्ष में, स्पेस में तैनात हजारों सैटेलाइट्स की मदद से चलाया जाएगा जो पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। रूस और चीन का कहना है कि ये अंतरिक्ष का सैन्यकरण है, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस है और दुनिया की रणनीतिक स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। दोनों देशों ने बिना नाम लिए अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगाया। बयान में लिखा है, दूसरे देशों पर धोखेबाजी से हमले करना, बातचीत का पाखंड रचना और दूसरे देशों के नेताओं
की हत्या करना, उन्हें किडनैप करना या तख्ता पलट करवाना, ये सब कुछ संयुक्त राष्ट्र के नियमों का घोर उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी दुनिया को कमजोर कर रहा है। समझने वाले समझ सकते हैं कि दुनिया में ये सब कुछ कौन कर रहा है। अमेरिका का नाम बार बार आएगा। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का गेम चलता ही रहा है। सालों से पश्चिमी देश भी चीन पर लगातार डबल गेम खेलने का आरोप लगाते रहे हैं। उनकी नज़र में चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी जंगों को ऑक्सीजन दे रहा है। आरोप ये कि रूस की मिलिट्री मशीनरी को चीन ने ही जिंदा रखा हुआ है, उसकी मदद से रूस की इकोनॉमी चल रही है। यही आरोप मिडिल ईस्ट को लेकर भी है। अमेरिका ने ईरान पर कितने भी सैंक्शंस, कितने भी प्रतिबंध लगाए हों, चीन आज भी ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है। पश्चिमी आलोचक ये मानते रहे हैं कि अगर चीन अपना हाथ खींच ले तो रूस और ईरान दोनों की जंग लड़ने की ताकत आधी रह जाएगी। रूस के सिलसिले में आप जानते हैं कि भारत पर भी पश्चिम यही आरोप लगाता है। लेकिन वेनेजुएला और ईरान में अमेरिका के हमलों के बाद नैरेटिव बदल गया है। जिनपिंग दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका जंग छेड़ने वालों में से है, लेकिन चीन शांति पसंद करता है। चीन को ईरान जंग में भी एक मध्यस्थ के तौर पर देखा जा रहा है। इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर अगर आप पुतिन और जिनपिंग के जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उसकी अहमियत बेहतर समझ आएगी। साफ है कि जिनपिंग और पुतिन खुद को नए वर्ल्ड ऑर्डर के झंडा बरदार के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ है और अमेरिका से ज्यादा जिम्मेदार है, कम से कम ऐसा उनका दावा है। चीन की कोशिशें रंग भी ला रही हैं। दुनिया के कोने कोने से लीडर्स बीजिंग का रुख कर रहे हैं। जिनपिंग से पहले किसी भी चीनी लीडर के दौर में ऐसा नहीं हुआ है कि अमेरिका और रूस दोनों के राष्ट्रपति एक ही महीने के बीच चीन दौरे पर आए हों। ट्रंप और पुतिन के दौरे तो फिर भी पिछले 7 दिन में हुए हैं। पिछले कुछ महीनों को अगर आप देखें तो कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी के नेता भी चीन आ चुके हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका पर यूरोप का भरोसा लगातार कम हुआ है और इसका फायदा चीन को मिला है। यूरोप चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो क्या यह दौरा इस बात का सबूत है कि ताकत का केंद्र अब वॉशिंगटन से खिसक कर बीजिंग की ओर आ चुका है? शीत युद्ध में दुनिया पर अमेरिका और सोवियत संघ की चौधराहट थी। 1991 के बाद अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन एक चुनौती बनकर उभरा है। क्या जिनपिंग दुनिया को यह संदेश देने में कामयाब हो रहे हैं कि अमेरिका के बिना भी एक वर्ल्ड ऑर्डर मुमकिन है? क्या जिनपिंग एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक बहुध्रुवीय दुनिया चाहते भी हैं या फिर चीन की चौधराहट चाहते हैं? इस तरह से जब बड़े देश बंद कमरों में शतरंज खेल रहे हैं तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे मिडिल पावर्स जो हैं उनका क्या होगा? हमने जानकारों से बात की। चीन की कोशिश यह है कि चूंकि दो राष्ट्राध्यक्ष अभी कुछ दिन 6-7 दिन पहले आपने देखा कि ट्रंप आए थे और ट्रंप के अभी 1 सप्ताह के अंदर अभी प्रेसिडेंट पुतिन की यात्रा हो रही है और तो वैसे में चीन पूरे विश्व को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि चीन सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अभी उभर चुका है और दोनों राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे उसको आके उसको एक तरह से ललचाने की, उनको एक तरह से अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे में चीन एक ग्लोबल डिप्लोमेसी का हब बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि अभी भी आप देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें बहुत सारी दूसरी शक्तियां हैं, वह भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चूंकि चीन अभी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी शक्ति हो गया, मिलिट्री देखेंगे तो दूसरी बड़ी शक्ति हो गया है और इस ढंग के राष्ट्राध्यक्ष दोनों जब जाते हो, इतने नज़दीक के समय में जाते हो, तो उससे चीन का महत्व निश्चित रूप से बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की बात तो हो गई, ये भी जान लेते हैं कि चीन और रूस के बीच क्या समझौते हुए। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने 20 अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें व्यापार, टेक्नोलॉजी, अर्बन कोऑपरेशन, मीडिया और साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े एग्रीमेंट्स शामिल हैं। लेकिन इन सभी एग्रीमेंट्स से इतर रूस को एक बड़े प्रोजेक्ट पर समझौते की उम्मीद थी इस दौरे से पहले, जो ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा था। इस प्रोजेक्ट का नाम है पावर ऑफ साइबेरिया 2। नक्शा देखिए, ये 2600 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। इसका काम है रूस के यमाल इलाके से गैस को मंगोलिया होते हुए चीन तक पहुंचाना। ये हर साल 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस चीन पहुंचा सकता है। इसका नाम पावर ऑफ साइबेरिया 2 इसलिए है क्योंकि नंबर 1 पहले से ही मौजूद है। ये है पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन। ये रूस के सुदूर पूरब साइबेरिया से निकलती है और वहां से सीधे चीन की रिफाइनरीज तक पहुंचती है। इससे चीन तक तेल पहुंचाया जाता है। तेल के लिए रूस और चीन के बीच ईस्टर्न साइबेरिया पैसिफिक ओशन पाइपलाइन भी है। इसी पाइपलाइन के तहत करीब 1.5 दशक पहले रूस ने यूरोप से चीन की ओर अपने तेल को मोड़ा था। अब उसे गैस के साथ भी वही चीज करनी है। यूक्रेन जंग से पहले रूस अपनी ज्यादातर गैस यूरोप को बेचता था। यूरोप मुनाफे वाला बाजार था, बड़ा बाजार था। लेकिन जंग के बाद, यानी रूस यूक्रेन जंग के बाद, यूरोप ने रूस से गैस लेना लगभग बंद कर दिया। पुतिन की गैस पाइपलाइनों में गैस तो है, लेकिन खरीदार नहीं है। पुतिन को एक नए बड़े बाजार की सख्त जरूरत है और वो बाजार है चीन।
दूसरी तरफ चीन को भी गैस चाहिए, खासकर आज के हालात में जब मिडिल ईस्ट में ईरान जंग चल रही है और समंदर के रास्ते यानी हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल गैस लाना खतरे से खाली नहीं है। जमीन के रास्ते रूस से गैस आना चीन के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि पाइपलाइंस वाले रास्तों पर पश्चिमी पाबंदियों का, सैंक्शंस का भी असर नहीं पड़ता। ये किसी भी बाहरी दबाव से लगभग अछूता रहता है। इसको ट्रैक करना मुश्किल है और फिर ये पश्चिम के प्रभुत्व वाले फाइनेंशियल सिस्टम से दूर है। लोकल करेंसी में खरीद फरोख्त होती है। फिर चीन अपने लिए एक नेक काम में देरी क्यों कर रहा है? चीन इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। चीन जानता है कि पुतिन के पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं है, इसलिए चीन इस गैस के लिए बहुत कम दाम मांग रहा है। डिटेल्स तो अब तक नहीं आई हैं, लेकिन इस मुलाकात में इस पाइपलाइन पर कोई फाइनल डील साइन नहीं हुई है। पेंच अभी भी कीमत और टाइमलाइन पर फंसा हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच इसके पैरामीटर्स यानी मापदंडों को लेकर एक आम सहमति जरूर बन गई है। पुतिन ने मुलाकात के दौरान भी ये कहा कि रूस चीन के लिए संसाधनों का एक विश्वसनीय सप्लायर बना रहेगा। चीन और रूस के संबंधों पर हमने जानकारों से बात की, पूछा कि दोनों देशों की नजदीकियों के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत क्यों है और इन सब में अमेरिका का क्या रोल है। देखिए, रूस और चीन, मैं बता दूं कि कोई नेचुरल एलाई यानी नेचुरल पार्टनर नहीं है। उन दोनों देशों के बारे में बात करूं तो ना तो दोनों देश की एक इतिहास रहा है, ना ही दोनों देश का एक पॉलिटिकल सिस्टम रहा है अभी के समय में, और ना ही कोई उनका शेयर्ड कल्चर उस ढंग का रहा है। लेकिन अभी की मजबूरी यह है, रूस और चीन दोनों की मजबूरी है, खासकर रूस की, कि जब से सैंक्शन लगा दिया गया है, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पे सैंक्शन लगा दिया, तो वैसे में रूस की मजबूरी है कि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए और उनको डॉलर चाहिए। तो वैसे में चूंकि पश्चिमी देशों के साथ उनका व्यापार रुक गया है, तो जो दूसरे देश हैं, खासकर चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या दूसरे ग्लोबल साउथ के, इन सारे देशों पे इनकी निर्भरता बढ़ गई है। अगर मैं रूस और चीन की बात करूं तो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वह लगभग, रूस के पूरा जो ट्रेड होता है उसका 32% ट्रेड होता है। यानी रूस का अगर पूरा ग्लोबल ट्रेड $700 बिलियन का है तो उसमें लगभग $250 बिलियन का ट्रेड केवल चीन के साथ हो रहा है। तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी निर्भरता रूस की बढ़ती जा रही है चीन के ऊपर। और इस निर्भरता के कारण एक जो सवाल जहन में उठता है कि क्या भविष्य में जाके रूस और चीन में मिलिट्री अलायंस, यानी कि जो मिलिट्री कॉपरेशन तो चल ही रहा है, एक अलायंस पार्टनर जिस के रूप में क्या इमर्ज कर सकते हैं, जैसा कि नाटो है, मैं उदाहरण के स्वरूप में बोलूँ तो वैसे में लोगों को डर है कि अगर दोनों मिलिट्री अलायंस भी बनता है तो विश्व में जो इन दोनों का दबदबा है वह काफी बढ़ सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये दोनों देश अभी उस ढंग की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को डर लगता है। दोनों को डर यह भी है कि दूसरे के युद्ध में वो फंस जाएंगे। जैसे चीन को लगता है कि वो यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों के साथ फंस सकता है अगर अलायंस करता है तो उसको, और रूस को यह डर लगता है कि ताइवान के इशू पे अगर चीन का युद्ध पश्चिमी देशों से होता है तो उसमें वो उलझ जाएगा। तो वैसे में वो मिलिट्री अलायंस नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कोऑपरेशन की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो पश्चिमी, खासकर अमेरिका को संकेत दे पाए कि ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इससे अमेरिका का दबदबा है वो कम होगा, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस देशों पे काफ़ी ज़्यादा है। इनका ये यूरेशिया के रीजन में काफ़ी प्रभावी है, और चीन की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है और रूस का जो मिलिट्री पावर है यह काफ़ी मजबूत है। तो वैसे में यह विश्व में एक नई राजनीति को जन्म दे सकता है अगर इनके कॉपरेशन आगे में बढ़ते रहे तो। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. ये वीडियो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। बता रही हैं कि पीएम मोदी उनके लिए मेलोडी चॉकलेट लेकर आए हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, जिसे कहते हैं इंटरनेट ब्रेक कर रहा है। इंस्टाग्राम पर लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स, एक्स पर भी 4.5 मिलियन से ज़्यादा बार वीडियो देखा जा चुका है। अब जो लोग मेलोडी मीम से वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि ये क्यों इतना वायरल हो रहा है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के मीम्स इंटरनेट पर अक्सर ट्रेंड करते हैं, खासकर जब दोनों नेता मिलते हैं। मज़ेदार बात यह है कि खुद जॉर्जिया मेलोनी ने इस ट्रेंड को #मेलोडी का नाम दिया था जब 2023 में उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी। ये दोनों के नाम के आखिरी हिस्से मोदी और मेलोनी को एक साथ मिलाकर बनाया गया एक टर्म है। अब पीएम मोदी ने एक कदम आगे जाकर इसी नाम की बिकने वाली चॉकलेट जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट कर दी है।
राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच इस तरह के लाइट मोमेंट्स को एंजॉय भी किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, खासकर भारत का विपक्ष इसे लेकर पीएम मोदी पर हमलावर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं है, नौटंकी है। खैर, कूटनीतिक लिहाज से बात करें तो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच अच्छे संबंधों से जाहिर तौर पर उन देशों के आपसी रिश्तों को भी मजबूती मिलती है। वैसे भी पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ पर्सनल बॉन्डिंग के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो ट्रंप हो या नेतन्याहू या फिर पुतिन हो या यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। फिलहाल पीएम मोदी ने 20 मई को जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसी के साथ 5 देशों का उनका दौरा भी पूरा हो गया। 20 मई को ही वो वापस भारत के लिए रवाना होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इजराइल और अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था तब उनका मकसद साफ था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज चाहते हैं। ये बात उन्होंने खुद जाहिर भी की थी, लेकिन ये अब तक नहीं मालूम था कि रिजीम चेंज करने के बाद वो सत्ता में लाना किसे चाहते थे। ट्रंप ने कई बार कहा जरूर था कि वो ईरान के भीतर का ही कोई शख्स चाहते हैं, लेकिन उसका नाम कभी सामने नहीं आया था। कई अनुमान लगाए गए, लेकिन पहली बार मीडिया में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से उस नाम का खुलासा हुआ है जिस पर अमेरिका और इजराइल दांव लगाना चाहते थे, और ये नाम बेहद चौंकाने वाला भी है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में रिजीम चेंज के बाद वहां के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता सौंपने वाले थे। ये नाम चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि महमूद अहमदीनेजाद और भी ज्यादा कट्टर इजराइल विरोधी और अमेरिका विरोधी विचारों के लिए जाने जाते हैं। वो 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने तक की बात कही थी। यहाँ तक कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के भी कट्टर पक्षधर थे और अमेरिका को बिल्कुल नापसंद करने वाले शख्स थे। तो फिर इजराइल और अमेरिका उन्हें फिर से ईरान की सत्ता भला क्यों सौंपना चाहते थे? इस बारे में अखबार लिखता है कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद से ही अहमदीनेजाद और ईरानी सत्ता के बीच लगातार दूरियां बढ़ने लगी थी। वो सरकार के मुखर आलोचक बन गए थे। इस वजह से उन्हें आगे राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। हालिया सालों में उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक तरफ ईरानी सत्ता से अहमदीनेजाद की दूरियां बढ़ रही थीं, उधर पश्चिमी देशों को लेकर रहस्यमयी रूप से उनके विचार बदल रहे थे। उन्होंने 2019 में ट्रंप की तारीफ की थी, उन्हें एक काबिल नेता बताया था। अखबार के मुताबिक बाद के सालों में अहमदीनेजाद के कई करीबियों पर पश्चिम से करीबी संबंध रखने और यहाँ तक कि इजराइल के लिए जासूसी करने तक के आरोप लगे थे। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीनेजाद को सत्ता सौंपने की इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग पहले दिन ही पटरी से उतर गई। इजराइल ने युद्ध के पहले ही दिन अहमदीनेजाद के घर पर एक हमला किया था, इस मकसद से कि उन्हें नजरबंद से छुड़ा लिया जाए और उनके घर पर मौजूद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के सैनिक मारे जाएं। लेकिन इस हमले में खुद अहमदीनेजाद भी घायल हो गए। एनवाईटी की माने तो इस हमले में बाल बचने के बाद अहमदीनेजाद का मन बदल गया। रिजीम चेंज के बाद सत्ता में आने का उनका मोह भंग हो गया। उस वक्त तो खबरें ये भी आईं कि हमले में अहमदीनेजाद की मौत हो गई है। हालांकि बाद में इसे गलत बताया गया, लेकिन अखबार के मुताबिक हमले के बाद से ही अहमदीनेजाद गायब हैं। उनके ठिकाने के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।